हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका सीखो लर्निंग पॉइंट में। साथियों, आज हम लोग यूथ कंपटीशन का सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए हम लोग पढ़ेंगे। यूथ कंपटीशन में बहुत अच्छे से सब्जेक्ट नॉलेज दिया है, तो संपूर्ण सब्जेक्ट नॉलेज को एक ही वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। वन शॉट के द्वारा ये संपूर्ण सब्जेक्ट नॉलेज को पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट नॉलेज में फर्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रामीण विकास की अवधारणा। ग्रामीण विकास की अवधारणा, तो इस टॉपिक को आइए पढ़ते हैं। ग्रामीण विकास क्या है। ग्रामीण विकास ग्रामीण विकास क्या है। एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। यह केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय पहलुओं का भी समावेशन होता है। तो ग्रामीण विकास में यह पर्यावरणीय पहलुओं का भी समावेशन होता है। यह ग्रामीण समुदाय की विशिष्ट आवश्यकता और चुनौतियों को संबोधित करने पर केंद्रित है। ग्रामीण विकास की अवधारणा का मूल है। तो ग्रामीण विकास की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि ग्रामीण क्षेत्र में समग्र विकास का अभिन्न अंग है। शहरी क्षेत्रों के विकास के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी आवश्यक है, ताकि एक संतुलित और समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। ग्रामीण विकास की परिभाषा करते हैं। विश्व बैंक के अनुसार ग्रामीण विकास की क्या परिभाषा है, बताइए। ग्रामीण विकास एक ऐसी रणनीति है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों को आर्थिक और सामाजिक स्थिति में निरंतर सुधार किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का एक मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसके अनुसार ग्रामीण विकास की परिभाषा। ग्रामीण विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से सामाजिक, आर्थिक और संरचनात्मक परिवर्तन किए जाते हैं। साथियों, इस क्लास में हम लोग पहले सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और संपूर्ण सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो है इसी क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। महात्मा गांधी के अनुसार ग्रामीण विकास की परिभाषा। गांधी के अनुसार भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए ग्रामीण विकास का अर्थ है गांवों में आत्मनिर्भर, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करके वहां के लोगों को जीवन सशक्त बनाना। अब ग्रामीण विकास की प्रमुख कौन कौन सी आयाम है उसको देख लेते हैं। ग्रामीण विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं है। ग्रामीण विकास एक बहुआयामी, इसके बहुत सारे आयाम हैं और इसका उद्देश्य सिर्फ जो है कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि ग्रामीण समाज के हर क्षेत्र में प्रगति लाना है। इसके प्रमुख आयाम निम्नलिखित है। आर्थिक आयाम, ग्रामीण विकास के एक आयाम होगा आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाम के बारे में पढ़ते हैं। आर्थिक विकास कैसे होगा। आर्थिक आयाम का मतलब यह है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वनों तेज यानी कि वन रोपना आदि का विकास करना। ग्रामीण रोजगार सृजन जैसे मनरेगा, स्वरोजगार योजनाएं। मनरेगा और स्वरोजगार योजनाएं ग्रामीण ग्राम में जो है ग्राम रोजगार सृजन का व्यवस्था करता है। ग्रामीण उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग, छोटा और कुटीर उद्योग, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विस्तार करना, ये आर्थिक आयाम यानी इससे गांव का जो है आर्थिक रूप से विकास होगा। आते हैं सामाजिक आयाम पर। शिक्षा का प्रसार, साक्षरता दर बढ़ाना, ये सामाजिक आयाम हुआ। सामाजिक आयाम हम लोग देख रहे हैं, आइए इसमें है स्वास्थ्य सेवाओं का उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता और पोषण में सुधार करना। महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग को सशक्त करना। नशा मुक्ति, स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना। राजनीतिक एवं प्रशासनिक आयाम, पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती, विकेंद्रीकरण यानी कि जो सभी लोग को समान इसमें जो है अधिकार हो, और स्थानीय स्वशासन, लोकतांत्रिक सहभागिता, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन। सांस्कृतिक आयाम, ग्रामीण कला, शिल्प और संस्कृति
का संरक्षण, लोक परंपरा और त्योहारों का संवर्धन, सामुदायिक जीवन और सहयोग की भावना का विकास करना, सामुदायिक जीवन के भावना का विकास करना। और ये पर्यावरणीय आयाम देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे बायोगैस, सौर, पवन ऊर्जा का प्रयोग करना, प्रदूषण और सतत विकास करना। ग्रामीण विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक इसका जो है पढ़ते हैं इतिहास। स्वतंत्रता से पूर्व इसके पहल क्या क्या किए गए हैं। भारत में ग्रामीण विकास की अवधारणा स्वतंत्रता से पहले ही मौजूद थी, क्योंकि भारत की अधिकांश आबादी गांवों में निवास करती है, कृषि पर निर्भर रहती है। साथियों, यूथ कंपटीशन का संपूर्ण बुक जो सब्जेक्टिव इसमें दिया गया है, सब्जेक्ट नॉलेज का एरिया कोऑर्डिनेटर और सीसी के लिए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए यूट्यूब पर सिर्फ हम ही करा रहे हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा और सपोर्ट लाइक कीजिएगा। आप संपूर्ण क्लास देख कर ही तो परीक्षा देने जाइएगा, क्योंकि अगर एक बार देख लीजिएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन जो है 20 नंबर का सब्जेक्ट नॉलेज आएगा। 20 नंबर के सब्जेक्ट नॉलेज में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि इसका हम लोग पहले सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव लगा लेंगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। आइए देखते हैं अपना क्लास। ग्रामीण विकास की अवधारणा स्वतंत्रता से पहले भी मौजूद थी, क्योंकि भारत की अधिकांश आबादी गांवों में निवास करती थी और कृषि पर निर्भर थी। ब्रिटिश शासन के दौरान पहले ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास नहीं था, बल्कि राजस्व वसूली अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना था। इसके बावजूद कुछ सुधार कार्य आरंभ हुए, जिनका उद्देश्य सामाजिक, शैक्षणिक सुधार एवं कृषि सुधार करना था। चलिए, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, उपनिवेशिक आ रहा है। जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग मार्क करते हुए पढ़ते चलेंगे, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग को पढ़ना है, तो इतना इम्पोर्टेंट हमको नहीं लग रहा है। आइए पंचायती राज व्यवस्था यहाँ से पढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था 1959 आजादी के बाद से बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिश पर पंचायती राज प्रणाली लागू हुआ था। किसके सिफारिश पर पंचायती राज प्रणाली लागू हुआ? बलवंत राय मेहता समिति 1957 के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में प्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई। प्रथम पंचायती राज की शुरुआत कहाँ होती है? नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को। ग्रामीण विकास की जन भागीदारी के माध्यम से गति मिली। हरित क्रांति 1960 के दशक में उच्च उपज देने वाली किस्में, हाइब्रिड जो किस्म बीज होता है, सिंचाई, उर्वरक, कृषि तकनीक अपनाने में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इससे खाद्यान्न की समस्या काफी हद तक दूर हुई। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया था, जिसमें गरीबी उन्मूलन, कृषि सुधार, रोजगार सृजन, भूमि और सुधार पर जोर दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा इसी के दौरान दिया गया था, 1975 के पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। संक्षिप्त ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 से 79 ग्रामीण गरीबों को रोजगार स्वावलंबन देने हेतु शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गरीब परिवार को आय उत्पन्न करने वाले संसाधन उपलब्ध कराना था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आया। एक क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आया था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 में आया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 में आया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे आप लोग। ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर सभी मौसम में सड़कों से जोड़ने के लिए महत्वाकांक्षी योजना है। ग्रामीण विकास और आर्थिक गतिविधियों को देने में मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 में आया है। ग्रामीण गरीबों को प्रति 100 दिन का गारंटी रोजगार देने का उद्देश्य है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का। यह योजना ग्रामीण विकास का मील का पत्थर मानी जाती है। और इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, इसको शॉर्ट में कहते हैं दीनदयाल
अंत्योदय योजना 2011 का अधिनियम SGSY को पुनर्गठित कर NRLM बनाया गया। उद्देश्य गरीबों को स्वयं सहायता समूहों को गरीबों के स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करना, उन्हें वित्तीय सेवाएं और आजीविका के अवसरों को प्रदान करना। आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कौन कौन सी विशेषता है? तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या होता है? कृषि होता है। भारत की लगभग 65 से 70% ग्रामीण आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। फसलों, पशुपालन, डेयरी, बागवानी आदि का प्रमुख योगदान है। प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन जैसी गतिविधियां वर्षा, जल, भूमि, जलवायु पर निर्भर करती हैं। कम आय और उच्च गरीबी दर। कम आय और उच्च गरीबी दर। ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम होती है क्योंकि कृषि पर निर्भर रहता है। रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण गरीबी और असमानता अधिक होती है ग्रामीण क्षेत्र में। अधिकांश असंगठित क्षेत्र। ग्रामीण मजदूरी और रोजगार का अधिकांश हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है। कामगारों को निश्चित वेतन, सामाजिक सुरक्षा या अस्थायी रोजगार नहीं मिलता। जनसंख्या का अधिक दबाव। कृषि भूमि सीमित है लेकिन ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी का एक कारण होता है जो अल्प रोजगारी को जन्म देता है। चलिए इसको पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लोग मार्क करते हुए पढ़ते चलेंगे क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग को पढ़ना है। कुटीर एवं लघु उद्योगों का प्रभुत्व। हस्तशिल्प, हथकरघा, मृदभांड, बुनाई, तेल घानी, गुड़ निर्माण जैसे छोटे उद्योग प्रचलित रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। ये स्थानीय संसाधनों पारंपरिक कौशल पर आधारित होते हैं। याद रखिएगा साथियों, हम लोग ग्रामीण विकास की विशेषताओं को पढ़ रहे हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो हम लोग लगभग 8 विशेषताओं को पढ़े। सामाजिक संरचना और परंपरागत मूल्य, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, सामुदायिक जीवन की गहरी छाप है। ग्रामीण समाज में आपसी सहयोग और सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। बुनियादी सुविधाओं की कमी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, बिजली, स्वच्छता। शहरी स्थिति शहरी क्षेत्रों की तुलना में कमजोर होती है, फिर भी गांव में भी ये सभी सुविधाएं अब अच्छे से पहुंचने लगे हैं। ग्रामीण अवसंरचना का अभाव का विकास में बाधा डालता है। बचत और निवेश का निम्न स्तर। ग्रामीण परिवारों को बचत क्षमता कम होती है। निवेश और पूंजी निर्माण की गति धीमी रहती है। संसाधनों का असमान वितरण। भूमि, सिंचाई, उर्वरक, बीज आदि संसाधनों का वितरण असमान तरीके से होता है। बड़े किसान के पास अधिक लाभ के अवसर होते हैं जबकि छोटे और सीमांत किसान इससे वंचित रहते हैं। इनके पास लाभ कमाने के अवसर बहुत ही कम होते हैं। पंचायती राज संस्थाएं एवं उनकी भूमिका ग्रामीण विकास में। परिचय। भारत एक विशाल और विविधताओं का देश है जहाँ अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। ग्रामीण विकास और लोकतंत्र को गांवों तक पहुंचाने के उद्देश्य से पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण गांव का विकास करना और लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाना। पंचायती राज संस्था स्थानीय स्वशासन की इकाइयां हैं जो गांव स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाती हैं। पंचायती राज संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य जनता की भागीदारी, नीचे से ऊपर तक लोकतंत्र का विकास, ग्रामीण विकास कार्यों का संचालन। महात्मा गांधी ने भी इसे ग्राम स्वराज्य की संकल्पना से जोड़ा था। आइए हम लोग इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे। संवैधानिक प्रावधान। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा दिया गया। संविधान में नया भाग 9 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये संशोधन किसके कार्यकाल में हुई? तो उस समय पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव इस समय प्रधानमंत्री थे। इसको याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। पंचायतों से संबंधित सभी प्रावधान दिए गए हैं। नई सूची 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज को जोड़ा गया, जिसमें पंचायत के लिए 29 विषय सूचीबद्ध किए थे। 29 विषय पर जो है पंचायत अपना नियम कानून बना सकता है। जिनमें पंचायतें काम कर सकती है, जैसे कृषि, सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास जो है पंचायत के अंतर्गत आता है। पंचायती राज की संरचना कैसी होगी? तो त्रिस्तरीय संरचना होगी। काफी बार पूछा जाता है सवाल, इसको ध्यान रखेंगे। पंचायती राज की संरचना त्रिस्तरीय होगी। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होगा, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होगा, ब्लॉक या खंड स्तर पर पंचायत समिति होता है, और जिला परिषद जिला स्तर पर होता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पंचायत स्तर पंचायत समिति जो है किस स्तर का संगठन है? तो ब्लॉक स्तर का संगठन है। चुनाव व्यवस्था। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में होंगे। चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होगी। पंचायती राज का चुनाव कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन SEC कराता है। पंचायती राज का चुनाव कौन कराता है? SEC। और लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कौन करता है? CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराते हैं। आरक्षण का प्रावधान। देखिए, पंचायतों में भी आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को कम से कम 33% का आरक्षण इसमें आरक्षण होता है। चाहे तो महिलाओं को 50% तक आरक्षण दे सकता है। ये पंचायत अपना राज्य सरकार का है, काम होता है। राज्य वित्त आयोग। प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य सरकार को राज्य वित्त आयोग गठित करना होगा, तो पंचायत को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश करेगा। चलिए इसको देखते हैं। पंचायती राज को क्या क्या अधिकार है? पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होती है। पंचायती राज संस्थाएं संरचना एवं कार्य प्रणाली क्या क्या है? तो पंचायत में पंचायती राज संस्थाएं त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित है, जिससे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इसको ध्यान रखिएगा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है। त्रिस्तरीय संरचना में कौन कौन है? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा सभी वयस्क मतदाताओं की संस्था है, इसके अधीन कार्य करते हैं। सभी वयस्क मतदाता, ध्यान रखिएगा, मतदाता जो मतदाता नहीं है वो नहीं आएगी, ग्राम सभा का सदस्य नहीं होते हैं। सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्रामवासी करते हैं। मुखिया और सरपंच ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत विकास खंड यानी ब्लॉक स्तर पर गठित है। इसमें संबंधित ग्राम पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि, स्थानीय विधायक और सांसदों का नामांकित सदस्य शामिल होते हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद, जिले का सदस्य पंचायत संस्था। इसमें पंचायत समिति से चुने हुए प्रतिनिधि, सांसद, विधायक और जिला कलेक्टर या DM शामिल होते हैं। अध्यक्ष को जिला प्रमुख या प्रमुख कहा जाता है। इसके अध्यक्ष को जिला प्रमुख या प्रमुख कहा जाता है। इसका कार्य क्या है? ग्राम पंचायत का कार्य स्थानीय स्तर पर विकास कार्य जैसे पेयजल, स्वच्छता, सड़क, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र का संचालन करता है। जन्म मृत्यु पंजीकरण, कर संग्रह। देखिए, ग्राम पंचायत टैक्स भी लगा सकते हैं, इसको ध्यान रखें। कर संग्रह जैसे घर कर और पानी कर। ग्रामीण एवं राज्य ग्रामीण योजना का क्रियान्वयन इसके द्वारा किया जाता है। राज्य ग्रामीण योजना के तहत मनरेगा आएगा। पंचायत समिति ग्राम पंचायत को
समन्वित कर ब्लॉक स्तर पर विकास योजनाएं तैयार करता है पंचायत समिति। कृषि पशुपालन सहकारी समिति सड़क निर्माण आदि का देखभाल पंचायत समिति के द्वारा किया जाता है। योजनाओं के लिए तकनीकी और प्रशासनिक सहायता देता है। जिला परिषद पूरे जिले के विकास कार्यों की निगरानी व संचालन करता है। जिला स्तर पर योजनाओं को राज्य सरकार तक पहुंचाना और उनके लिए संसाधन जुटाना जिला परिषद का कार्य होता है। स्वास्थ्य शिक्षा महिला बाल विकास कृषि सिंचाई रोजगार जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन जिला परिषद के स्तर से होता है। विभिन्न पंचायत समितियों का पुलिस समन्वय भी स्थापित करता है जिला परिषद। पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में क्या भूमिका है? तो विकेंद्रीकरण नियोजन और क्रियान्वयन। पंचायती राज संस्था जमीनी स्तर पर नियोजन को सक्षम बनाती हैं। ग्रामीण समुदाय को अपनी आवश्यकता और प्राथमिकताओं के आधार पर विकास योजना बनाती है जैसे जिससे योजनाएं अधिक प्रासंगिक प्रभावित होती हैं, लोक भागीदारी को बढ़ावा देती है, बुनियादी ढांचे का विकास करते हैं। बुनियादी ढांचे के अंतर्गत जो है बुनियादी ढांचे के पंचायत राज संस्थाएं गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास सड़क पुल पुलिया कुएं तालाब सामुदायिक शौचालय स्ट्रीट लाइट को लगाते हैं। सामाजिक न्याय सशक्तिकरण इसका काम है। ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका को बढ़ावा देना जैसे मनरेगा प्रधानमंत्री आवास योजना आजीविका स्वरोजगार योजनाएं जैसे सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन पंचायतों द्वारा किया जाता है। ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं के लिए रोजगार का अवसर बढ़ाते हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही भी इसी के अंतर्गत आता है। पंचायती राज संस्था एवं चुनौतियां वित्तीय संस्था की कमी वित्तीय संसाधनों की कमी अधिकांश पंचायती राज सरकार और केंद्र सरकार से मिलने वाली अनुदानों पर निर्भर है। स्वयं की आय के साधन जैसे कर और शुल्क संसाधन इसके सीमित है, यानी कि लगभग न के बराबर जो है पंचायत सरकारें कर का लगाते हैं। प्रशासनिक चुनौतियां प्रशिक्षित कमी और तकनीकी विशेषज्ञ की कमी योजनाओं का क्रियान्वयन और ब्यूरोक्रेसी का वर्चस्व होता है। पंचायतों में कार्यों की जवाबदेही पारदर्शिता का अभाव भी रहता है। सामाजिक चुनौती जातिवाद वर्गवाद और क्षेत्रवाद का जो है प्रभाव ज्यादा रहता है। महिला और दलित के लिए आरक्षण तो लेकिन प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व यानी पति या परिजन इसका नियंत्रण करते हैं। ग्रामीण स्तर पर अशिक्षा और जागरूकता की कमी भी देखी गई है। राजनीतिक चुनौतियां भी हैं, चलिए आगे देखते हैं। संरचनात्मक चुनौती पर देख लेते हैं। संरचनात्मक चुनौती में कार्य शक्ति और जिम्मेदारियों का स्पष्ट विभाजन न होना। राज्य सरकार द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप राज्य सरकार जो है पंचायती राज में अत्यधिक हस्तक्षेप करते हैं। 73वें संविधान संशोधन के बावजूद वास्तविक विकेंद्रीकरण में भी इसमें कमी देखी गई है। चलिए इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए और सरकार की कुछ योजनाएं आ गए हैं तो योजनाओं को हम लोग पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वर्ष 2016 में बिहार सरकार के द्वारा इस समय मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बेसिकली नीतीश कुमार का के द्वारा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आया। बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। राज्य के लोगों और व्यवसाय को बढ़ावा देना है। महिला उद्यमिता को सशक्त करना है, इसको ध्यान रखेंगे। लाभार्थी वर्ग किसको लगभग जो है जनरल कास्ट को छोड़कर सभी को जो है इसमें लाभ मिलेगा और महिलाएं तो सभी अब तो लगभग सब लोग इसके अंतर्गत आ गए हैं। आर्थिक सहायता 10 लाख प्रधान मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जो है 10 लाख रुपए दिया जाता है, जिसमें 5 लाख तक की सब्सिडी होता है यानी अनुदान दिया जाता है और 50% से 5 लाख पर जो है ऋण नहीं लिया जाता है, ब्याज नहीं लिया जाता है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है। चयन जिला स्तर पर होता है। लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक चला सके। इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक पहला अच्छा कदम है। बेरोजगारी
की कमी और रोजगार सृजन को मदद मिलेगा। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा। महिलाओं और वंचित वर्गों को आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का महत्व क्या है? बेरोजगारी में कमी लाएगा, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा, महिला सशक्तिकरण करेगा, ग्रामीण एवं शहरों का विकास करेगा। समाज के कमजोर वर्गों को अवसर जिससे मिलता है। राज्य की अर्थव्यवस्था को भी, अगर उद्योग होगा तो राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगा। आइए उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी बनेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तभी हम लोग ने पढ़ा कि ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य समग्र विकास यानी सब तरह से विकास करना ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य है। आइए, ग्रामीण विकास की अवधारणा में 3 क्षेत्रों का समावेश होता है। तो ग्रामीण विकास की अवधारणा में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चारों तरह के विकास का समावेश होता है। सामाजिक न्याय भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। ग्रामीण विकास की परिभाषा के अनुसार मानव केंद्रित प्रक्रिया किसे कहा जाता है? तो ग्रामीण विकास को मानव केंद्रित माना जाता है। ग्रामीण विकास को मानव केंद्रित माना जाता है। ग्रामीण विकास शब्द का सबसे अधिक प्रयोग किस योजना काल में प्रारंभ हुआ? ग्रामीण विकास का सबसे ज्यादा प्रयोग किस योजना काल में हुआ? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य था कृषि और ग्रामीण का विकास करना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के तक चला। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण विकास एवं कृषि सुधारों पर विशेष जोर दिया गया था। ग्रामीण विकास की अवधारणा किस प्रकार की है? ग्रामीण विकास की अवधारणा बहुआयामी है। ग्रामीण विकास की अवधारणा कैसी है? बहुआयामी है। ग्रामीण विकास का अर्थ ग्रामीण जनता को आर्थिक एवं सामाजिक विकास से है। यह कथन किसने दिया था? ग्रामीण विकास के अवधारणा का कथन जो है ग्रामीण विकास का अर्थ ग्रामीण जनता के आर्थिक एवं सामाजिक विकास से यह कथन जो है किसने दिया था? तुमको लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा कट गया है। आइए कोई बात नहीं है। हाँ, ये कथन जो है यहाँ पर आ गया है। यह कथन डॉक्टर रघुनाथ ने दिया था। ग्रामीण विकास का संबंध जो है डॉक्टर रघुनाथ के अनुसार ग्रामीण विकास का मुख्य केंद्र बिंदु ग्रामीण जनता का सर्वांगीण विकास करना है। महात्मा गांधी के अनुसार ग्रामीण विकास किस पर आधारित है? महात्मा गांधी के अनुसार जो ग्रामीण विकास जो आत्मनिर्भर गांव पर आधारित है। ग्रामीण विकास की अवधारणा कब से चर्चित है? तो स्वतंत्रता के बाद से ग्रामीण विकास की अवधारणा जो है चर्चा में आया। ग्रामीण विकास का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? तो गरीबी उन्मूलन। ग्रामीण विकास का सबसे बड़ा लक्ष्य है गरीबी उन्मूलन करना। ग्रामीण विकास का अर्थ है ग्रामीण समाज की जीवन गुणवत्ता में सुधार करना। यह किसकी परिभाषा है? तो जीवन गुणवत्ता में सुधार करना विश्व बैंक की परिभाषा है। विश्व बैंक ग्रामीण विकास को जीवन गुणवत्ता में सुधार के दृष्टिकोण से परिभाषित करता है। इसमें आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय भी शामिल होता है। ग्रामीण विकास की परिभाषा कौन कौन सा तत्व आवश्यक है? ग्रामीण विकास की परिभाषा में कौन कौन सा तत्व आवश्यक है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ग्रामीण विकास से तात्पर्य किससे है? तो ग्रामीण विकास सामाजिक एवं आर्थिक दोनों पर केंद्रित है। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? तो ग्रामीण विकास की प्रक्रिया सतत एवं बहुआयामी होती है। ग्रामीण विकास के मूल तत्व कौन से हैं? तो ग्रामीण विकास के मूल तत्व आर्थिक विकास,
सामाजिक विकास, मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय और रोजगार सृजन, रोजगार सृजन से है। ग्रामीण विकास का आधारभूत ढांचा क्या है? तो सड़क, बिजली, पानी। ग्रामीण विकास का आधारभूत ढांचा जो है सड़क, बिजली, पानी है। ग्रामीण विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसका तात्पर्य है यह लगातार चलती रहती है। ग्रामीण विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसका मतलब है कि यह लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है, ये कभी खत्म नहीं होगी। ग्रामीण विकास को लागू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था। ग्रामीण विकास को लागू करने का सबसे अच्छा व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ग्रामीण विकास का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण विकास का उद्देश्य मानव कल्याण है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा परिभाषा में जो है ग्रामीण विकास का मूल उद्देश्य जो है मानव कल्याण को माना गया है। ग्रामीण भारत में ग्रामीण विकास के लिए पहला संगठित प्रयास कब हुआ? तो भारत में ग्रामीण विकास के लिए पहला संगठित प्रयास जो है 1920 में किया गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 के दशक में ग्राम स्वराज एवं आत्मनिर्भर गांव की परिकल्पना का कार्य शुरू हुआ। ग्रामोदय की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? ग्रामोदय की अवधारणा सबसे पहले जो है महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज एवं ग्रामोदय पर बल दिया और आत्मनिर्भर गांव इकाई बने इस पर भी बल दिया। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 1952 में शुरू किया। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया। भारत में पहला राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम जो है 1952 में शुरू हुआ। बलवंत राय मेहता समिति 1957 किससे संबंधित है? पंचायती राज से बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कीजिए और पूरा क्लास देखें। भारत में प्रथम पंचायती राज प्रणाली कहाँ शुरू की गई? तो भारत में प्रथम पंचायती राज प्रणाली राजस्थान में शुरू की गई 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में। पंचायती राज की द्वितीय प्रयोगशाला किस राज्य को कहा जाता है? पंचायती राज की द्वितीय प्रयोगशाला जो है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि 1959 में राजस्थान के नागौर के बाद आंध्र प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया, इसलिए इसको द्वितीय प्रयोगशाला कहा गया है। ग्रामीण सुधारों के लिए पहली प्रमुख संस्था कौन सी है? ग्रामीण सुधारों के लिए पहली प्रमुख संस्था नाबार्ड है। नाबार्ड के द्वारा जो है ग्रामीण सुधारों का प्रयास किया गया है। नाबार्ड ग्रामीण किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किया गया। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है और ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि के लिए यह लोन देता है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किस दशक में? हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में भारत में हुई। इसमें उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक और सिंचाई तकनीक से भारत में क्रांति की शुरुआत हुई। इसके जन्मदाता एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को 2024 में 2024 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो एम एस स्वामीनाथन को कब नोबेल पुरस्कार मिला? 2024 में नोबेल पुरस्कार मिला, सॉरी भारत रत्न मिला, सॉरी। एम एस स्वामीनाथन सहित 5 लोगों को कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी सहित जो है 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार इस बार दिया गया 2024 में। IRDP कब शुरू किया गया? IRDP शुरू किया 1980 में। IRDP 1980 में शुरू किया। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार हेतु ऋण एवं अनुदान प्रदान करना है। IRDP कब शुरू किया गया? 1980 में। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की देन है? तो बलवंत राय मेहता समिति की देन है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। सहकारी आंदोलन कब शुरू किया गया? सहकारी आंदोलन कब शुरू हुआ? सहकारी आंदोलन जो है 1904 में शुरू हुआ था।
आईसीडी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कब शुरू हुआ? तो 1975 में। आईसीडीएस की शुरुआत 1975 में हुआ था। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए गरीबी रेखा की अवधारणा कब लागू की गई? तो 1978 में। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए गरीबी रेखा की अवधारणा लागू की गई 1978 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लागू की गई? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में लागू किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू किया गया। 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया। प्रधानमंत्री काया योजना है जो शुरू किया गया था। भारत में मनरेगा किस वर्ष लागू हुआ था? मनरेगा जो है 2006 में लागू हुआ और अधिनियम बना था 2005 में। मनरेगा अधिनियम कब बना था? 2005 में मनरेगा आया और लागू हुआ 2006 में। इसके तहत हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन की रोजगार गारंटी दिया जाता है बशर्ते जो मनरेगा में कार्य करता हो। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में शुरू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ ताकि 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। सॉरी, ये 2001 जो दिखा रहा है हमको डाउट है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा वर्ष 2002 में आया था। वर्ष 2002 में आया था। हमको थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे डाउट है। 2002 में आया था। रोजगार गारंटी के लिए एनआरईपी कब शुरू किया गया? रोजगार गारंटी के लिए एनआरईपी 1980 में शुरू किया गया। एनआरईपी 1980 में रोजगार गारंटी के लिए शुरू किया गया था। जवाहर रोजगार योजना JRY कब शुरू किया? JRY 1989 में शुरू किया। JRY 1989 में राजीव गांधी ने 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराना था। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार में कब स्थापित हुआ? ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार में कब स्थापित हुआ? 1982 में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने शामिल किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में। 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू हुआ। ग्रामीण रोजगार के लिए TRY कब शुरू किया गया? तो 1979 में। ट्राइसम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार दिलाना था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 में शुरू किया था। श्री निकेतन परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया? श्री निकेतन परियोजना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया। श्री निकेतन परियोजना। सर्वोदय आंदोलन किसके नाम से जुड़ा है? सर्वोदय आंदोलन जो है विनोबा भावे के नाम से जुड़ा है। विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया जो बाद में सर्वोदय आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भूदान आंदोलन में क्या था? बड़े बड़े जमींदारों को प्रोत्साहित किया जाता था कि वो अपना भूमि दान करें ताकि जिन गरीबों के पास रहने योग्य भूमि नहीं है, आजीविका योग्य भूमि नहीं, उसको भूमि दान में दिया जा सके। पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो महिलाओं को 33% आरक्षण है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग KVIC कब स्थापित किया गया? 1957 में। अप्रैल 1957 में KVIC खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना होती है 1956 के अधिनियम के तहत। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम वर्ष 2009 में शुरू किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009 में शुरू किया गया।
पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में सबसे ऊपरी स्तर जिला परिषद है। जिला पंचायत सबसे ऊपरी स्तर जिला पंचायत। पंचायत राज व्यवस्था में भारत की ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। त्रिस्तरीय ढांचे में आधारित है। सबसे ऊपरी पद जिला पंचायत या जिला परिषद इसको कहा जाता है। जिला परिषद, जिला परिषद भी इसके अंतर्गत आएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में लागू है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। इटावा प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इटावा प्रोजेक्ट जो है अल्बर्ट मेयर के नेतृत्व में शुरू किया गया। इटावा प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर के नेतृत्व में शुरू किया गया था। नैलोकारी प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो नैलोकारी प्रोजेक्ट जो है ग्रामीण पुनर्निर्माण से संबंधित है। नैलोकारी प्रोजेक्ट यह 1948 में आया। ईएएस इम्प्लीमेंट एश्योर स्कीम किस वर्ष शुरू किया गया? तो ईएएस 1993 में शुरू किया गया था। ट्रिब्यूनल सब प्लान कब शुरू किया गया? ट्रिब्यूनल सब प्लान जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया। ट्रिब्यूनल सब प्लान 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। भारत का ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो कृषि। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि। 65 से 70% ग्रामीण जनसंख्या कृषि में व्यस्त है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता सबसे बड़ी विशेषता है। साथियों क्लास को लाइक एंड शेयर करते चलेंगे। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है 65% से अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 68.8% 68.8% जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप अविकसित और कृषि प्रधान है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप है अविकसित और कृषि प्रधान स्वरूप है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आय का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि एवं पशुपालन। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग का मुख्य रूप कौन सा है? ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग का मुख्य रूप लघु एवं कुटीर उद्योग है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में श्रम का स्वरूप कैसा होता है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में श्रम का स्वरूप असंगठित और अकुशल होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी का प्रमुख स्वरूप कौन सा है? तो बेरोजगारी का प्रमुख स्वरूप मौसमी और छुपी बेरोजगारी है। मौसमी और छुपी बेरोजगारी का मतलब होता है कि मौसम आया तो कृषि होगा, मौसम खत्म कृषि खत्म। और एक आदमी के काम में 3 से 4 आदमी एक ही खेत में लगे रहते हैं, इसको छुपी बेरोजगारी कहा जाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख समस्या क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या पूंजी की कमी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सामाजिक ढांचा पर किस आधार पर टिका होता है? तो जाति एवं समुदाय पर सामाजिक ढांचा टिका होता है। एक खराब संकेत है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अधिकतर लोग किस प्रकार की आय पर निर्भर रहते हैं? तो अस्थायी मजदूरी पर अधिकतर लोग निर्भर रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सुविधा समानता कैसी होती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सुविधा सीमित और कमजोर होती है। ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषताएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की प्राकृतिक जीवन शैली इसकी मुख्य विशेषता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक विशेषता क्या है? तो प्रमुख सामाजिक आर्थिक व्यवस्था इसका है आत्मनिर्भरता और पारंपरिकता। आत्मनिर्भरता और पारंपरिकता वो भी जो है गरीबी वाली पारंपरिकता होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्वरूप कैसा होता है? अस्थायी या मौसमी। मौसमी या अस्थायी। अस्थायी भी यहाँ रहता तो भी चलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आय का स्तर कैसा होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में आय का स्तर बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम
ग्रामीण क्षेत्र में आय का स्तर होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को असमान कारण क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था की असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो उपयुक्त में से सभी देखिए। शिक्षा में असमानता भी पाया जाता है। भूमि का असमान बंटवारा भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का असमानता का कारण है। और अवसरों की कमी देखिए, जो अमीर वर्ग के लोग हैं उसको अधिक अवसर मिलता है, गरीब वर्ग के लोगों को अवसर कम मिलता है। गरीब के पास भूमि की भी कमी होती है और शिक्षा तो गरीब के पास होता ही नहीं है। यानी उपरोक्त में से सभी अर्थव्यवस्था की असमानता के कारण है। ग्रामीण विकास योजना की कार्यान्वयन की निगरानी कौन करता है? ग्रामीण विकास योजना के कार्यान्वयन की निगरानी जो है पंचायती राज संस्थाएं करती हैं। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण हेतु कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? तो ग्रामीण महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM चल रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के हेतु चल रहा है। ग्रामीण महिला उन्मूलन के लिए प्रारंभिक समय में कौन सी योजनाएं लाई गई थी? तो सबसे पहले जो है IRDP योजना लाई गई थी 1978-79 में शुरू हुई। यह समुचित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार एवं स्वावलंबन हेतु वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण देना है। देखिए मनरेगा, मनरेगा तो 2006 से लागू है। PM किसान तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद लागू हुआ 2018-19 में। ये भी वही 18-19 में है। किसानों को सीधी आय सहायता देने वाली योजना कौन सी है? किसानों को सीधी आय सहायता देने वाली योजना है PM किसान सम्मान निधि। इसके तहत 6,000 रुपए एक वर्ष के अंतर्गत 6,000 रुपए दिए जाते हैं। 3 माह पर 2,000 रुपए, टोटल 3 किस्तों में दिया जाता है। टोटल 3 किस्तों में 6,000 रुपए दिया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग की विशेषता क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग की विशेषता है श्रम की प्रधानता। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बाजार किस प्रकार होता है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बाजार अस्थायी और संकुचित यानी छोटा होता है। अस्थायी और स्थानीय और संकुचित होता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रकार। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र की में सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। 73वां संविधान संशोधन किस उद्देश्य के लिए पारित किया गया था? 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने के लिए लागू किया था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को कितनी स्तरीय संरचना समानता होती है? पंचायती राज व्यवस्था की कितनी स्तरीय संरचना होती है? तो 3 स्तरीय संरचना पंचायती राज की होती है। ग्राम, इसी 3 स्तरीय के अंतर्गत ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होता है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होता है, जिला परिषद जो है जिला स्तर पर होता है। पंचायती राज एक पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। ग्राम सभा किससे मिलकर बनी होती है? तो 18 वर्ष के ऊपर सभी मतदाताओं से मिलकर ग्राम सभा बनी होती है। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे से है? तो 11वीं अनुसूची का संबंध जो है पंचायती राज से है और इसमें टोटल 29 विषय दिए गए हैं पंचायती राज के लिए। इसका ध्यान रखेंगे। भारत में पंचायती राज प्रणाली को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। 243 से 243 ओ तक इसके प्रावधान किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ। फिर 1992 73वें संविधान संशोधन 1992 या 1993 से लागू हुआ। 24 अप्रैल 1993 से यह पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू है? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1959 में लागू हुआ। पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। यह 24 अप्रैल 1993 से लागू है। पंचायती राज की सूची में शामिल किया? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को शामिल किया गया।
भारत में पंचायती राज का प्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? तो राजस्थान में पंचायती राज का प्रथम प्रयोग हुआ 2 अक्टूबर 1959 को। ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है मुखिया या प्रधान, मुखिया या प्रधान या बहुत जगह पर सरपंच भी कहा जाता है, इसलिए ग्राम पंचायत का प्रमुख इनमें से तीनों कहलाता है। हमारे यहाँ मुखिया कहा जाता है, यूपी में जो है इसको प्रधान कहा जाता है, बहुत जगह सरपंच भी कहा जाता है। पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर कराए जाते हैं? तो पंचायत चुनाव जो है 5 वर्ष के अंतराल पर कराए जाते हैं। पंचायत चुनाव कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग SEC। जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, तो जिला परिषद का अध्यक्ष कहलाता है अध्यक्ष। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण कितना प्रतिशत है? 33% महिलाओं का आरक्षण है पंचायती राज संस्थाओं में। पंचायती राज व्यवस्था में वित्तीय अधिकार सुनिश्चित करने के लिए किस आयोग की व्यवस्था की गई है? तो वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। पंचायतों को विकास कार्यों के लिए धन मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है? तो राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से भी धन प्राप्त होता है और पंचायत सरकार से भी इसका धन प्राप्त होता है। पंचायतों को तीनों स्तर से धन का प्राप्ति होता है। पंचायत स्तर पर पंचायत खुद टैक्स लगाती है, उससे कुछ धन का प्राप्ति होता है। राज्य सरकार से इसको पैसा मिलता है और केंद्र सरकार से भी पैसा मिलता है पंचायतों को विकास कार्यों के लिए। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य गाँव को स्वशासन उपलब्ध कराना है। पंचायती राज को सौंपे गए कार्यों की सूची कहाँ दी गई है? तो 11वीं अनुसूची में दी गई है। पंचायत 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 समिति के स्तर पर होती, तो पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर की संस्था है। 73वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वें संविधान संशोधन जो है नगर पालिका से संबंधित। 73वां संविधान संशोधन नगर पालिका से, 73वां संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है। पंचायतों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 243 से 243 में किया गया है। 243 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारत में पंचायती राज को किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है? तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को आता है। भारत में पंचायती राज की स्थापना का उद्देश्य क्या है? पंचायती राज की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण प्रशासन को स्थानीय स्तर पर देना है। पंचायती राज का मूल उद्देश्य क्या है? इसको देख लेते हैं। लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाना, ग्रामीण जनता को विकास और प्रशासन में भागीदार बनाना, स्थानीय समस्याओं पर स्थानीय स्तर पर समाधान करना इसका मूल उद्देश्य है। पंचायती राज व्यवस्था का नारा क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का नारा ग्राम स्वराज्य है। 73वें संविधान संशोधन में कौन सा भाग 73वें संविधान संशोधन में संविधान का कौन सा भाग जोड़ा? 9 का ए में पंचायती राज को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ग्राम सभा की संवैधानिक परिभाषा किस अनुच्छेद में है? ग्राम सभा की संवैधानिक परिभाषा किस अनुच्छेद में? 2000 अनुच्छेद 243 के बी में ग्राम सभा की परिभाषा दिया गया है। PES पेशा 1996 का संबंध है। पेशा 1996 का संबंध जो है 5वीं अनुसूचित जातियों से है। 3F सिद्धांत जुड़ा हुआ है फंक्शन और फंक्शनरीज से। मनरेगा 2005 के तहत ग्राम पंचायत की भूमिका क्या है? मनरेगा 2005 के तहत ग्राम पंचायत की भूमिका है प्रधान कार्यान्वयन प्राधिकरण। ग्राम पंचायत का आय का स्रोत नहीं है। ग्राम पंचायत का आय का स्रोत जो है बाजार से उधारी नहीं है, बाकी स्थानीय कर से होता है, राज्य से अनुदान मिलता है और योजना या मदद स्कीम के तहत इसका अपना निधि है। ई पंचायत या ई ग्राम स्वराज का उद्देश्य
है। डिजिटल पारदर्शिता एवं लेखांकन को बढ़ावा देना। स्वामित्व योजना 2020 का संबंध किससे होता है? ग्रामीण आबादी के क्षेत्र का ड्रोन सर्वोपरि संपत्ति कार्ड। पंचायती राज के परिप्रेक्ष्य में सशक्तिकरण का अंतिम मूल्य किसे दर्शाता है? ग्राम सभा में नागरिक की भागीदारी को। योजना एकीकरण के लिए पंचायतें किस स्तर पर समन्वय करती हैं? तो ग्राम, मध्य, जिला, तीनों स्तर पर जो है पंचायतें समन्वय करती हैं। कर न्याय के संदर्भ में पंचायतें क्या कर सकती हैं? तो संपत्ति के आदतन सर्वे, सरल भुगतान अपील प्रणाली, अपील तंत्र भी कर सकते हैं। ग्राम पंचायतों की बैठक या कोरम आदि का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य कानून नियम के अनुसार होता है। पंचायतें रोजगार आजीविका बढ़ाने में क्या कर सकती है? तो पंचायतें जो है कौशल प्रशिक्षण, एसएचजी लिंकिंग, संपत्ति का निर्माण, बाजार सुविधा आदि कर सकती हैं। पंचायतों के अध्यक्ष पदों पर आरक्षण संबंधी प्रावधान कहाँ है? तो अनुच्छेद 243 के डी में दिया गया है। पंचायतों के हस्तांतरण का आकलन करने वाला समान अंक संकेतक है। डेवोल्यूशन इंडिया इंडेक्स रैंकिंग पर। आपदा प्रबंधन में पंचायतों की भूमिका होती है। जोखिम आकलन, तैयारी, राहत और पुनर्वास में स्थानीय समन्वय। कृषि, सिंचाई, मत्स्य, पशुपालन जैसे विषय इस अनुसूची में पंचायतें हेतु निहित है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय, टोटल 29 विषय दिया गया है, जिसके तहत जो है कृषि, सिंचाई, मत्स्य, पशुपालन भी शामिल है। पंचायतों में ओबीसी का आरक्षण राज्यों पर निर्भर करता है, राज्यों की नीति पर निर्भर करता है। जिला नियोजन समिति टीपीसी का संबंधित अनुच्छेद है। डीपीसी से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 जेड डी। सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा किस संदर्भ में सबसे अधिक प्रचलित है? तो मनरेगा के संदर्भ में सामाजिक अंकेक्षण की अवधारणा प्रचलित है। मनरेगा अधिनियम धारा 17 ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था पर बल देती है। कार्य गुणवत्ता, मजदूरी भुगतान और पारदर्शिता को सामुदायिक जांच होती है। जिला स्तर पर पंचायती संस्थाएं हैं। ग्राम पंचायत जिला स्तर पर जिला परिषद है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के द्विस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा किसने की? तो बलवंत राय अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को द्विस्तरीय बनाने की घोषणा की और बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय बनाने की बात कही। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को किस अनुच्छेद के तहत कराता है? पंचायत का चुनाव राज्य चुनाव आयोग अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायत का चुनाव अनुच्छेद 243 डी के तहत आरक्षण दिया गया है पंचायतों को। ग्राम पंचायत में वित्तीय स्रोतों का कौन सा शामिल नहीं है? वित्तीय स्रोतों में कौन शामिल नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऋण। ग्राम पंचायतें जो अंतर्राष्ट्रीय ऋण नहीं ले सकती। जिला योजना समिति डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 243 जेड डी। ग्रामीण विकास के भविष्य में पंचायती राज संस्थाओं का सबसे बड़ी भूमिका क्या होगी? तो स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भर। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के भविष्य को किस प्रकार प्रभावित करेगा? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पंचायती राज को ई गवर्नेंस और पारदर्शिता बढ़ाने में सहायता करेगा। भविष्य में पंचायतों की सफलता का मुख्य आधार क्या होगा? तकनीकी नवाचार एवं जन भागीदारिता। ग्रामीण विकास के भविष्य में कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है? तो ग्रामीण विकास
में कृषि और कौशल विकास सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भविष्य में पंचायतों की वित्तीय सुदृढ़ता के लिए सबसे आवश्यक कदम कौन सा है? तो सबसे आवश्यक कदम जो है स्थानीय कराधान और वित्त आयोग की अनुशंसा करना है। ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज का भविष्य किस बारे में सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? पंचायती राज का भविष्य किस बारे में सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो गांव स्तर की गांव सरकार और गांव के द्वारा। भविष्य में पंचायतों की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? भविष्य में पंचायतों की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? तो वित्तीय आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी चुनौती है। पंचायती राज का भविष्य किस सिद्धांत पर सबसे अधिक आधारित है? तो विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर पंचायती राज का भविष्य आधारित है। स्मार्ट गांव की अवधारणा पंचायत राज के भविष्य में किस उद्देश्य से जुड़ी है? तो ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल, स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनाना। पंचायती राज संस्थाओं का भविष्य किस प्रकार सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छता लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर पूरा करके। भविष्य में पंचायतों में युवाओं की भूमिका क्या? भविष्य में पंचायतों में युवाओं की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण होगी? तो तकनीक एवं नवाचार आधारित विकास लाने के लिए युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आइए साथियों, हमारा ग्रामीण विकास की अवधारणा का फर्स्ट चैप्टर हम लोग ने कंप्लीट कर दिया और नेक्स्ट चैप्टर गरीबी उन्मूलन के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएं और उनकी विशेषता दिया गया है।